क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे। विद हेल्प ऑफ स्लाइड्स एंड डायग्राम्स आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ईजी लगेगा। इस चैप्टर की बेसिक थीम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव, कैसे वो हमारी मदद करते हैं और कैसे वो हमारे लिए शत्रु हैं। इन दोनों ही टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए हम पहली हेडिंग यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं, कैसे होते हैं ये। हमारे चारों ओर डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो हमें अपनी आंखों से दिख जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, यानी हमें कोई डिवाइस चाहिए उन्हें देखने के लिए। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे कि आप अगर रेनी सीजन में ब्रेड या रोटी बाहर रख दें तो आप देखेंगे वो जल्दी सड़ जाती है, मॉइस्ट होकर वो जल्दी स्पॉइल्ड हो जाती है और इसकी सरफेस पे ऐसे ग्रेश वाइट पैचेस जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसा दिखने लग जाती है। और इसे अगर हम मैग्नीफाई लेंस, आवर्धक लेंस की सहायता से देखें तो इसमें कुछ छोटे छोटे ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे। तो ये कहाँ से आए? क्या ये हवा में मौजूद थे या फिर ये ब्रेड पर कहाँ से आ गए? ब्रेड क्यों खराब हो गई? आइए हम आगे समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव के 4 मेजर ग्रुप हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे। यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म देखें तो BFPA। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं माइक्रोब्स के। हिंदी में इन्हें ही कहते हैं हम जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये कुछ मेन वर्ग हैं सूक्ष्म जीवों के जिन्हें आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। पहला बैक्टीरिया दिखा रखे हैं आपको, कैसे रॉड शेप बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हैं। एल्गी, शैवाल, क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम और फंजाई में ब्रेड मोल्ड, जो हमने देखा था मॉइस्ट हो जाती है ब्रेड, तो रेनी सीजन में ये ग्रो कर जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म ब्रेड मोल्ड आ जाती है ब्रेड पर। पेनिसिलियम और एस्परजिलस। और कुछ और वर्ग भी है जिसे हम वायरसेस कहते हैं, विषाणु। ये बहुत माइन्यूट होते हैं। इनसे मतलब कि ये इतने माइन्यूट हैं कि ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है इन्हें बॉडी चाहिए होती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप की वर्किंग के लिए। चाहे वो बैक्टीरियम हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, ये उन्हीं के अंदर अपना काम कर सकते हैं। कुछ वायरसेस जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिखा रखे हैं। वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस बहुत ही खतरनाक बीमारियां जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, आजकल तो कोरोना वायरस से कोविड-19 डिजीज़ भी चल रही है। तो वायरसेस बहुत ही यूनिक होते हैं अपनी मशीनरी में। पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होते हैं। डिजीज़ आपने हर ऑर्गेनिजम्स की दो याद रखनी है। कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये चारों वायरसेस यानी विषाणु से थी। डायसेंट्री मलेरिया, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से, और टाइफाइड और TB यानी ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ये जीवाणुओं से होती हैं, टाइफाइड और क्षय रोग। वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव यानी सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? जैसे हर एक जीव का अपना घर होता है, सूक्ष्म जीव ऐसे यूनिक हैं कि ये कहीं भी रह सकते हैं। गर्म से गर्म जगह, ठंड से ठंडी जगह, मरुस्थल में, दलदल में, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ भी ये रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, कोल्ड क्लाइमेट, डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड्स में, इवन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, हमारी बॉडी के अंदर भी सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। और कुछ फ्री रहते हैं और कुछ ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। जैसे अमीबा है, जैसे है अमीबा एक सूक्ष्म जीव होता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है, ये अकेला रहता है। और जबकि कवक और जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई, ये ग्रुप बनाकर रहते हैं। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, हार्श से हार्श कंडीशन, चाहे कितना भी गर्म हो, सूखा हो, पानी हो, वोल्केनोज में भी इवन, और ठंडा हो, बर्फ़ हो, हर जगह माइक्रोब्स रहते हैं। तो इनकी कोई स्पेसिफिक होम नहीं है, ये हर जगह रहते हैं, हर जगह जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ भी ये हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कैसे वो हमारे मित्र हैं, कैसे हमारी सहायता करते हैं। माइक्रोब्स जो हमारी मदद करें, जैसे कि कर्ड, ब्रेड, केक, इन सब को बनाने में भी हमारी मदद करते हैं वो, तो ये हमारे लिए मित्र हुए, फ्रेंडली हुए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो अल्कोहल बनाने में भी यूज़ हो रहे हैं,
जिसे हम शराब कहते हैं, या फिर ड्रग्स जो हम दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं। क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी हमारी मदद करते हैं, जैसे कि खाद बनाने में जो खाना सड़ जाता है उसको यूजेबल सब्सटेंस में बैक्टीरिया ही तोड़ते हैं। कुछ मेडिसिन्स बनाने में, कुछ हमारी कृषि एग्रीकल्चर में जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, और इस तरह ये हमारी मिट्टी को उर्वरता वृद्धि करने में भी, सॉइल फर्टिलिटी में भी यूज़फुल है। तो इस तरह से ये हमारे मित्र हैं। पहला हम देखेंगे कैसे वो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी दही और ब्रेड बनाने में कैसे हमारी सहायता करते हैं। कर्ड, दही, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो यूज़फुल बैक्टीरिया इसमें होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में बदल देता है और अपना नंबर बढ़ाता है मिल्क में जाकर। आप देखते हैं मम्मी थोड़ा दूध को गर्म करती हैं और फिर रात भर रखती हैं तो दही अगले दिन तक जम जाती है। तो रात भर क्या होता है, यही बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाता है, इसको वार्म कंडीशन चाहिए होती है, अपना नंबर बढ़ाता है और दूध को दही बना देता है। यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे चीज़, जो पनीर होता है, पिकल्स होते हैं, अचार और भी बहुत सारे फूड आइटम बनाने में यूज़ होते हैं। जो हम भटूरे खाते हैं, इडली खाते हैं, उसमें फर्मेंट होते हैं, खमीर करना होता है आटे को, तो उसमें भी बैक्टीरियाज ही और यीस्ट हमारी हेल्प करते हैं। तो ये दो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु और यीस्ट। तो ये चावल के आटे को, यानी कि जो राइस आटा होता है, राइस फ्लोर होता है, उसको फर्मेंट कर देते हैं, किण्वन कर देते हैं उसमें, जिससे इडली और डोसा बनने में हमें आसानी हो जाती है। एक एक्टिविटी है यहाँ पर, आप आधा किलो आटा या मैदा लीजिए, उसमें कुछ चीनी और कुछ गर्म पानी से उसको गूंदिए, और थोड़ा सा यीस्ट पाउडर, ये कन्फेक्शनरी शॉप में मिल जाता है, यीस्ट पाउडर डालना है, क्योंकि यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और इसको अगर हम इन कंडीशन के साथ इस आटे को गूंदेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट आटा होगा, और 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में, पहले यीस्ट पाउडर के साथ आटा हमने गूंदा और फिर थोड़े टाइम बाद रेज हो गया, यानी कि फूल गया। पिक्चर में भी आप इधर देख रहे हैं, यीस्ट जो होता है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी से जनन करता है, अपना नंबर बढ़ा लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रेस्पिरेशन के टाइम, श्वसन के टाइम छोड़ता है वो, और यही बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आटे को फुला देते हैं। तो आप यही बेस है बेकरी में, जो हम ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स बनाते हैं, क्योंकि यीस्ट क्या करता है, कौन सी गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही गैस जो होती है आटे को फुला देती है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देती है। नेक्स्ट, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाणिज्यिक उपयोग यानी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। किस लिए? अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जो सिरका होता है, अल्कोहल, शराब, इन सब के उपयोग के लिए भी सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग करना पड़ता है इनको बनाने के लिए। यीस्ट, अभी हमने जो समझा, इसे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल और वाइन्स को बनाने के लिए भी यीस्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यीस्ट क्या करता है, जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ में, या फलों के रसों में, फ्रूट जूस में, उसमें यीस्ट ग्रो करता है और अल्कोहल और वाइन में उसको कन्वर्ट कर देता है। एक एक्टिविटी से अगर समझें तो हम कुछ पानी लें, थोड़ा सा 500 ml बीकर में, कुछ 2-3 चम्मच उसमें चीनी घोल दें और 1 चम्मच उसमें यीस्ट पाउडर डाल दें उस सोल्यूशन में। 4-5 घंटे के लिए अगर आप रख देंगे तो आप उसमें स्मेल देखेंगे, कुछ टाइम बाद उसमें स्मेल आ जाएगी। ये स्मेल किस चीज़ की होगी? अल्कोहल की स्मेल होगी। ये जो गंध आएगी उसमें वो अल्कोहल की होगी। अल्कोहल कहाँ से आ गई? क्योंकि जो शुगर थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट ने क्या करा, शुगर जो थी नॉर्मल, ये फ्रूट जूस की जो शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को, जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें चीनी जो होती है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाए, इसे हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया की सबसे पहले खोज करी थी लुईस पास्चर ने 1857 में। तो ये इसके डिस्कवरर का नाम है, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। किण्वन की खोज लुईस पास्चर ने की। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैसे चीनी में जो हम यीस्ट मिला देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं निकलती वहाँ पर, क्योंकि एनारोबिकली रिस्पायर करता है ये, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, और ये क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी शुगर इनटू अल्कोहल जब कन्वर्ट हो जाए, इसे हम फर्मेंटेशन, किण्वन कहते हैं। मेडिसिनल यूज़ यानी कि कैसे औषधि के रूप में, दवाइयाँ बनाने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं।
याद है अब जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स लिख देता है या कैप्सूल्स लिख देता है, इंजेक्शन जैसे कि पेनिसिलिन, ऐसी दवाई क्यों लिखता है वो? क्योंकि इन सभी का सोर्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ये सारी दवाइयाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलके बनी हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो भी वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं जिनसे हमें बीमारियाँ हुई हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनकी वृद्धि को ही रोक देती हैं। इसलिए इन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, यानी जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करें, एंटीबायोटिक्स। और आजकल तो इनका नंबर बहुत बढ़ रहा है, हम छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। आपने कोई भी 2 एग्जाम्पल याद करने, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये नॉर्मली एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं ये फंजाई और बैक्टीरिया से मिलती हैं, यानी कि ये कवक और जीवाणुओं से इन्हें बनाया जाता है। तो ये आप उदाहरण इनके याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो खोज हुई थी एंटीबायोटिक्स 1929 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एक साइंटिस्ट हैं। इनके द्वारा बाय चांस ही इन्होंने ग्रोथ देखी कि एक कल्चर प्लेट में कुछ स्पोर्स थे ग्रीन कलर के मोल्ड के, वो ग्रो कर गए और उस कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। तो उन्होंने यहाँ से डिस्कवर किया कि वो जो ग्रीन मोल्ड थी उसने बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार दिया, और इसी मोल्ड का नाम दिया गया पेनिसिलिन। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की जो दवाई थी उसका सबसे पहले डिस्कवरी की, खोज की। पेनिसिलिन उन्होंने ही बनाई थी और फफूंद से बनाई थी, ये मोल्ड से बनाई थी। एंटीबायोटिक्स जो हम चारा डालते हैं पशुओं को या फिर मुर्गी वगैरह को, उनमें भी इन्फेक्शंस रोकने के लिए यूज़फुल है। और कुछ प्लांट डिजीज़ हैं, प्लांट में भी रोग हो जाते हैं, पौधों में रोग हो जाते हैं, उनको रोकने में भी एंटीबायोटिक्स बहुत यूज़फुल हैं। पर एंटीबायोटिक्स लेते समय ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम एंटीबायोटिक्स लें तो ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कि ऐसा डॉक्टर जिसे पूरा अच्छे से पता हो, उसकी सलाह पर प्रतिजैविक लेना चाहिए। और जब भी लें उसका कोर्स पूरा करें, यानी कि 2 दिन की ले लिया, 5 दिन का कोर्स था अभी भी ठीक हो जाएंगे, नहीं, ऐसा करना गलत है। कभी भी अपने आप से नहीं लेनी, हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है और कोर्स पूरा करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा लेंगे कि अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो अगली बार जब हम बीमार होंगे तो उतनी इफेक्टिवली वो काम नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियाज को मारते हैं, हमेशा बैक्टीरिया को किल करते हैं। और ये जो भी कोल्ड और फ्लू होता है, जो वायरस से डिजीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। इसलिए रोग को देखकर ही दवा लेनी चाहिए। वैक्सीन यानी कि टीका। टीका हम क्यों देते हैं बच्चों को, खासकर बच्चों को टीका लगाए जाते हैं, उनको तो पूरा कोर्स किया जाता है टीकों का। टीके में क्या होता है, इंजेक्शन में क्या होता है, जब भी हमें पता है जब भी डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है, यानी कि अपने सैनिक तैयार करती है उस डिजीज़ से लड़ने के लिए। और बॉडी हमेशा याद भी रखती है कि किस माइक्रोब के अगेंस्ट वो कैसे लड़ी थी। और इंजेक्शंस में हम क्या करते हैं, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, इसमें डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, यानी कि ऐसे मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे कि शरीर की कोशिकाएं, जो हेल्दी बॉडी होती है, उसको अपने आप में एंटीबॉडीज़ बनाती है उसके अगेंस्ट। और ये एंटीबॉडीज़ हमेशा बॉडी में बनी रहती हैं। इससे हम जो बीमारी होती है उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं और इस तरह वैक्सीन अपना काम कर लेती है। तो वैक्सीन करना भी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। कुछ डिजीज़ हैं जैसे कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनको वैक्सीनेशन से अब रोका जा सकता है। वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर। इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की 1798 में वैक्सीन तैयार की थी। इसलिए इनका सबसे पहले यही नाम लिया जाता है कि चेचक के टीके की खोज सबसे पहले वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने ही तैयार करी थी। और कैसे मदद करते हैं सूक्ष्म जीव हमारे, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता बढ़ा देते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है उसको फिक्स करके सॉइल में फिक्स कर देते हैं, और नाइट्रोजन ऐसे यूजेबल हो जाती है प्लांट्स के लिए, और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स का नंबर बढ़ेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। इन बैक्टीरियाज को माइक्रोस्कोप कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इस तरह से बैक्टीरियाज भी सॉइल फर्टिलिटी करने में यूजफुल होते हैं। अगला स्टेप, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि कैसे वो हमारी पर्यावरण को शुद्ध करने में, अच्छा करने में, साफ़ सुथरा करने में हमारी मदद करते हैं। आपने देखा होगा गार्डन में मैन्योर बनाते हुए, खाद बनाते हुए, कुछ भी वेस्ट हो जाए, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का जो भी छिलके हों, फल सब्जियों, पत्तियाँ घर के बगीचों से निकले हों, उनको हम एक गड्ढे में अगर रख दें तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो सब मिट्टी के साथ ही घुल मिल जाते हैं।
क्यों, क्या हुआ ऐसा, जो माइक्रोब्स हुए वो इन पर एक्शन करेंगे और इनको सड़ा के डिकम्पोज करके मैन्योर यानी खाद में परिवर्तित कर देंगे। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, चाहे वो प्लांट से मिला हो, एनिमल से मिला हो, और उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, और यही सब्सटेंस यानी खाद के रूप में प्लांट और एनिमल्स इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं, गंध भी हटाते हैं, स्मेल भी हटाते हैं, और देयरफॉर क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और हमारे पर्यावरण को वो शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं। तो देखा हमने कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो दवाइयाँ बनाने में, ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, वैक्सीन तैयार करने में, कितने ही तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, कैसे हमारे लिए शत्रु हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल तो थे ही हमारे लिए, पर हार्मफुल भी बहुत तरीक़ों से हैं, क्योंकि कुछ हमारे में डिजीज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन सब में रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्य, जंतु और पौधों में। और इन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाएं, जो रोगों को जन्म दें, उन्हें हम रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को ख़राब करते हैं, कुछ कपड़ों को ख़राब करते हैं, कुछ चमड़े की वस्तुओं को ख़राब करते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों में कैसे रोग फैलाते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं, रोगाणु जो होते हैं, वो हमारी बॉडी में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में, इन्फेक्टेड पर्सन से, चाहे वो बाय एयर जाए, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बर्तनों के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, खाने के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, या कोई एनिमल के थ्रू, या कोई डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, कैसे भी वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर और हेल्दी पर्सन में कहाँ से हो जाएं, एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से, ऐसी बीमारियां जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएं, इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी संचरणीय रोग कहते हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएं। ऐसी बीमारियों को संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। और ऐसे डिजीज़ के एग्जांपल हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस यानी हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। तो ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं जब हम जुकाम होता है तो हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, छींकते टाइम जो भी ड्रॉपलेट्स हमारी नाक से निकलती हैं, मुंह से निकलती हैं, वो ड्रॉपलेट्स आसपास के वातावरण में ही रहती हैं, और ये अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उन्हें इनहेल कर ले, अपने अंदर ले ले, तो वायरस उसकी बॉडी में पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप छींकें या खांसें तो अपने मुंह को ढक कर रहें, ताकि वो इन्फेक्शंस आप तक ही है, दूसरे तक ट्रेवल ना करे। हम कैसे रोक सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को, कैसे बीमारी एक दूसरे तक ना फैलें। हमें पता है कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स कैरियर की तरह काम करते हैं, यानी डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। जैसे मक्खी पहले गंदगी पे बैठती है और फिर वो जिस खाने पर बैठे उस खाने को दूषित कर देती है। इस तरह से वो पैथोजेंस की तरह कैरियर का काम करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई खाना खाएं तो वो ढका हुआ खाएं। इस तरह से हम इंसेक्ट के कंटामिनेशन फूड से बच सकते हैं। कभी भी बिना ढका खाना नहीं खाना चाहिए। एक और एग्जांपल जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का है, ये अपने अंदर पैरासाइट, मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है, इसलिए ये उसकी कैरियर हुई। फीमेल एडीज मॉस्किटो ये डेंगू वायरस का कैरियर होती है। तो इस तरह इंसेक्ट यानी मक्खी और मच्छर कैसे बीमारियां फैलाते हैं, तो इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मक्खी के लिए तो यह है कि ढका हुआ खाना खाएं, गंदा खाना ना खाएं, बाहर से ना खाएं। और मच्छर के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर पानी में पैदा होते हैं, तो हमें क्या करना है, पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना, चाहे वो गमले हैं, चाहे कूलर हैं, चाहे टायर हैं, कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना। अपनी जो वातावरण है आसपास है उसको बिल्कुल स्वच्छ और शुष्क रखना है, यानी कि साफ और ड्राई रखना है, ताकि मच्छर कम से कम पनपे। इस टेबल में कॉमन ह्यूमन डिजीजेस शो कर रखी हैं कि कौन सी कॉमन ह्यूमन डिजीज होती हैं और इनको हम कैसे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाता है, कैसे उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलने का तरीका है, और क्या उनके बचाव के उपाय हैं। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया और ये एयर से फैलती है, खांसी की तरह ही होती है डिजीज़। मीजल्स यानी खसरा, ये भी वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस। तो आप हर ऑर्गेनिजम्स की दो डिजीज़ यहाँ से लर्न कर सकते हैं। बैक्टीरिया से टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, वायरस से मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो,
हेपेटाइटिस बी भी वायरस से ही होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ कैटेगरी में मॉस्किटो आता है, इसलिए ये इनके ऑर्गेनिजम्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बचाव के तरीके क्या होंगे कि हम जिस मोड से वो जीवाणु या विषाणु फैल रहा है उसी को कम कर दें, उसी को रोक दें। अपनी स्वच्छता रखें, अपने पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स डेवलप करें, अच्छा पानी पिए, वैक्सीनेशन कराएं, मॉस्किटो से बचना है तो नेट यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, मॉस्किटो को पनपने ना दें। तो इस तरीके से हम हर बीमारी से बच सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी कि जो मवेशियाँ होती हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनमें भी बीमारियाँ हो जाती हैं। और इसमें जो बैक्टीरिया है यहाँ पर वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। आपने सिर्फ बैक्टीरिया का ये डिजीज़ याद रखनी है कि एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है, और ये किसने डिस्कवर करा था बैक्टीरिया? रॉबर्ट कॉच ने। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो कैटल में होती है वो भी वायरस से ही होती है, यानी कि बहुत ही भयानक रोग है ये जो जीवाणु से हो रहा है। और गाय में खुर एवं मुंह का रोग भी वायरस से ही होता है। तो इस तरह से ये वायरसेस जो हैं, बैक्टीरिया जो है, ये एनिमल्स में भी डिजीज़ कर रहे हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, यानी पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इसे आप एक शॉर्ट टेबल से समझ सकते हैं। पौधों में होगा तो फसलों की यील्ड खराब होगी, फसलों की उपज में कमी आएगी। जैसे यहाँ पे 3 रोग दिखाए गए हैं, नींबू कैंकर, सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया से होता है और हवा से फैलता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, नींबू जो होते हैं, वो ऐसे दाग धब्बेदार हो जाते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ की रस्ट आप देख रहे हैं, इन पे कवक डेवलप कर जाती है, ये भी एयर और सीड्स के द्वारा फैलता है। और येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी, यानी भिंडी की पीत, इसके पत्तों में पीलापन आ जाता है, पीली पीली वेंस हो जाती हैं, ये भी वायरस से फैलता है, कीट है तरीका, इंसेक्ट के थ्रू फैलता है। तो ये 3 रोग हैं, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट और मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो किस तरह से अपने आप को फैला रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हम पिक्चर में भी एक ईजी है समझने के लिए। फूड पॉइजनिंग भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही होती है। आप कभी पार्टी में जाएं और बहुत सारा खाना खा लें, अगले दिन लगता है पेट बहुत हैवी है, वॉमिटेड सा फील होता है। क्यों? कई बार खाना ख़राब होता है, आउटसाइड कंडीशन होती है, ओवर ड्यू प्रोडक्ट होते हैं, तो इस तरह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग हमेशा जब भी हम सड़ा हुआ यानी ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जो पहले से ही ख़राब है, संदूषित है, तो उससे हमारे में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो फूड पे ग्रो कर जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जब हम अपने अंदर लेते हैं तो हमें इलनेस यानी बीमार हो जाते हैं, इवन डेथ तक फूड पॉइजनिंग से हो सकती है। तो हमें ऐसे खाना खाने से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य परिरक्षण, कैसे हम खाने को लंबे टाइम तक बचा सकते हैं। आप अगर सोच के देखें कि कुछ अगर हम थोड़े टाइम के लिए मॉइस्ट कंडीशन में खाना रख देते हैं तो उस पर फंगस अटैक कर जाती है, जैसे कि वो ब्रेड पे आ गई थी, उसका कलर भी चेंज होता है, टेस्ट भी बदल जाता है, स्मेल भी आने लग जाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और नया पदार्थ बन गया। जैसे पहली यहाँ पर कुछ मैंगोज लेकर आई और कुछ दिनों तक उसने नहीं खाए, तो देखा कि कुछ टाइम बाद वो सड़ गए, ख़राब हो गए वो आम। लेकिन जो आम का अचार उसकी दादी माँ बनाती हैं वो तो ख़राब नहीं होता। एक नॉर्मल सा फ्रूट आम कुछ दिनों में ख़राब हो रहा है और अचार बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे वो आम बच गया अचार के रूप में? तो आइए हम कुछ मेथड्स देखते हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड को प्रिजर्व हम इन मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है केमिकल यानी कि रासायनिक उपाय। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, ऐसे नमक और एडिबल ऑयल्स डालेंगे ताकि जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाए। देयरफॉर इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक क्या करेंगे, खाने को लंबे टाइम के लिए ठीक रखेंगे। एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन्हें हम जैम्स जो स्क्वैश हम बनाते हैं इनमें भी डालते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर जो परिरक्षक की तरह काम करते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो हमारा नमक होता है, वो मीट और फिशेस को बहुत लंबे टाइम तक ठीक रखता है। इसलिए जब भी आप देखते हैं बाहर जब मीट और फिश रखा होता है तो ड्राई सॉल्ट लगा के रखते हैं उस पर, ताकि वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोक सके। नमक लगाने से जो आंवला या अचार जो होते हैं, रॉ मैंगोज, कच्ची आमी, इमली, इनको भी ठीक रखा जा सकता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर यानी कि चीनी से, चीनी में कैसे, जैसे जैम्स, जेलीज, स्क्वैश बनाते हैं हम तो उसमें चीनी डालते हैं, चीनी से भी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोका जा सकता है।
तो ये भी एक मेथड है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरका डाल के, तेल और सिरका डाल के जो अचार हम बनाते हैं, क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाते हैं, बैक्टीरियाज लिव नहीं करते। इस तरह से हम वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट्स को इस मेथड से भी हम लंबे टाइम तक ठीक रख सकते हैं, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा। अगला मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यानी कि कैसे गर्म और ठंडा करके। आपने देखा है मम्मी दूध उबालती है बहुत लंबे टाइम तक, फिर वो चलता है। क्यों? बॉइलिंग से क्या होता है, गर्म करने से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फ्रिज में जब भी हम रखते हैं तो वहाँ लो टेम्परेचर होता है, उससे भी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स रुकती है। तो जब हम गर्म और ठंडा करते हैं तो ये भी सूक्ष्म जीवों के लिए खतरा ही है। ये भी एक मेथड है कि कैसे हम चीज़ों को लंबे टाइम तक रख सकते हैं। यहाँ पर एक विधि हम समझेंगे, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होती है? ये एक ऐसी विधि है जिसमें मिल्क को, यानी कि दूध को 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं। मशीनों में होता है 15 से 30 सेकंड के लिए इतने तेज गर्म करना और फिर एकदम से ठंडा कर देना और फिर स्टोर कर देना। इसे हम पास्चराइजेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होते हैं वो प्रिवेंट होते हैं, रुक जाती है। और इस मेथड को लुईस पास्चर ने सबसे पहले खोज करी थी, इसलिए इसका नाम दिया गया पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मिल्क जो हमारा थैलियों में आता है, हम बिना उबाले भी इसको रख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही बॉइल्ड और चिल्ड होके हमारे पास पहुंचता है। नेक्स्ट मेथड है स्टोरेज एंड पैकेजिंग, यानी कि भंडारण एवं पैकिंग। आजकल जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं, आपने देखा होगा वो एयर टाइट पैकेट्स में आती हैं ऐसे। क्यों? इससे क्या होता है, एयर टाइट पैकेट्स में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नहीं अटैक कर पाते, और जो सब्जियां होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो लंबे टाइम तक रह पाते हैं, ठीक रह पाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनसे हमने समझा कि कैसे हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तो हम क्लास 6th और 7th में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे नाइट्रोजन, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनकी ग्रंथियों में, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम उनके लिए नाइट्रोजन देता है उन पौधों को, और वो पौधे उसको खाना देते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि सहजीविता, दोनों एक दूसरे की मदद करके रह रहे हैं। और कभी कभी जो लाइटनिंग होती है, बिजली जो चमकती है, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर हमने समझा राइजोबियम बैक्टीरिया का रोल, कि कैसे वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की मदद करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। आगे हम बढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल की ओर, कि कैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स होती रहती है। नाइट्रोजन साइकिल, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है, बाकी सारी गैसेस इसके अलावा हैं, इसके अलावा परसेंटेज में आती हैं। 78% नाइट्रोजन गैस का होना है, यानी कि नाइट्रोजन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है, चाहे वो प्रोटीन्स के रूप में, क्लोरोफिल के रूप में, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के रूप में, हर एक रूप में नाइट्रोजन हमारे में विद्यमान है। और इस कैसे ही नाइट्रोजन का चक्र एटमॉस्फेयर में चलता है, इसे हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, जो वातावरण में नाइट्रोजन है, वो तो लाइटनिंग के द्वारा, यानी कि तड़ित बिजली द्वारा सीधा सॉइल में फिक्स हो जाए, या फिर उसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, उसे फिक्स करें, और फिर वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स करके सॉइल में पहुंचा दें। तो ये दो मेथड हो सकते हैं, बाहर की तरफ से सर्कल को देखें तो। तीसरा मेथड, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में आ गए, जो मिट्टी में आ गए, उन्हें पौधे अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, पौधे लेंगे, और वो पौधों को कौन खाएगा? एनिमल्स खा जाते हैं, हर्बीवोर्स खा जाते हैं। एनिमल्स मरेंगे, डिके होंगे, फिर से उनका वेस्ट कहाँ आ जाएगा? सॉइल में। तो इस तरह ही नाइट्रोजन का चक्र, मिट्टी से पौधे, पौधे से जानवर, फिर जानवर से मिट्टी, मिट्टी से फिर बैक्टीरिया जो होंगे कन्वर्ट कर देंगे उसको गैसियस नाइट्रोजन में, फिर से वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो ये चक्र यूं ही चलता रहता है। इस तरह से नाइट्रोजन जो होती है परसेंटेज एटमॉस्फेयर में, उसकी फिक्स रहती है, क्योंकि साइकिल के रूप में नाइट्रोजन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ हमने समझा कि कैसे नाइट्रोजन चक्र चलता है और कैसे वो परसेंटेज उसकी फिक्स बनी हुई है। तो इस चैप्टर के कीवर्ड्स, एल्गी यानी शैवाल, एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक जो गोलियाँ जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रतिरक्षी जो वैक्सीन द्वारा डेवलप करी जाती हैं, बैक्टीरिया जीवाणु एक ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कैरियर यानी वाहक जो रोगों को फैलाए, कम्युनिकेबल डिजीज़ संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में आसानी से हो जाएं, फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया, इसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, फंजाई कवक ग्रुप है, लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, सूक्ष्म जीव जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखे, माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़े, नाइट्रोजन साइकिल अभी हमने समझी, फिक्सेशन,
राइजोबियम बैक्टीरिया का रोल होता है, पाश्चराइजेशन, दूध को गर्म करके एकदम से ठंडा कर देना, पैथोजन जो रोग फैलाएं, प्रिजर्वेशन, परिरक्षण विधियाँ थी ये, तेल, सिरका, नमक, चीनी डालकर, प्रोटोजोआ मच्छर मलेरिया फैलाता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, वैक्सीन यानी कि टीकाकरण, वायरस विषाणु बहुत सारे रोग फैलाता है, यीस्ट खमीर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ के आटे का आयतन बढ़ा देता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे इस चैप्टर के। लास्ट में एक समरी कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरा ही चैप्टर इस समरी में कवर हो रहा है। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कुछ डिफ़िकल्टी लगी हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।